नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी का नेता अपने अपने तरह से अब वोटरों को रिझाने की एक कोशिश में लग गया है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति में मीरा भाईंदर की, तो माना जाता है कि मीरा भाईंदर राज्य की एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है जिस जहां पर अलग ही प्रकार की राजनीति हमको देखने को मिलती है। मीरा भाईंदर की ही राजनीति के कद्दावर नेता आज अरुण भाई कदम हमारे साथ में है और उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां खासतौर से उनकी यहाँ पर अब आगामी चुनाव को लेकर के हैं, और जिस तरह से वह स्वयं उम्मीदवार है विधानसभा क्रमांक 145 के, किस तरह की नीतियों के साथ में वो अपने चुनाव को लड़ेंगे और किस तरह से विकास की तरफ एक बार फिर से मीरा भाईंदर को लेके जाएंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी चुनाव आ चुके हैं और आप लंबे समय से मीरा भाईंदर की राजनीति में रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं, तो अब इस बार किन मुद्दों के साथ है, क्योंकि आपने लंबे समय तक वेट एंड वॉच की परिस्थिति में आपने अपने आप को रखा और देखने की, समझने की कोशिश की कि मीरा भाईंदर में से क्या चीजें हैं जो सत्ता में रहते हुए भी जो नेता नहीं कर रहे हैं। किस तरह के मुद्दे होंगे, क्या लेकर के इस बार आप अपने चुनावी मुद्दों को लेकर उतरे हैं? मीरा भाईंदर क्षेत्र विधानसभा का क्षेत्र अलग होने के बाद ये चौथी इलेक्शन है। इसके पहले 3 आमदार चुन चुके हैं, लेकिन ये 15 सालों के कालावधि में भी मीरा भाईंदर की जो मूलभूत सुविधाएं है वो वैसे की वैसे बरकरार है। पानी की किल्लत है, हॉस्पिटल की समस्या है, वाटर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, प्लेग्राउंड और गार्डन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। ये सब समस्याएं जो मूलभूत समस्या है वो वैसे ही बरकरार है, उसमें कोई भी चेंजेस हुए नहीं है। इसके बावजूद जो टैक्स था 10 साल पहले, वो आज 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। लोगों को सुविधा नहीं है, लेकिन टैक्स बढ़ चुका है। ऐसी लोग त्रस्त है इस शहर में प्रशासन से, शासन से। इसीलिए मैं भी 40 वर्ष से ही या इसी क्षेत्र में राजकीय और सोशल इसमें कार्यरत हूँ, लेकिन ये सब सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, लोग उससे वंचित है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपने को ये सब हल करने के लिए अपने को खुद को इस मैदान में उतरना पड़ेगा और लोगों को न्याय देना पड़ेगा। और उन पर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर चरम पर है, यहाँ पे लोग आपको पसंद भी करते हैं और देखा जाता है कि आप यहाँ पे एक इस तरह के नेता हैं जो हर किसी से कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड रहते हैं। तो अभी जिस तरह की राजनीति फिलहाल अगर बात करें इन 5 सालों में देखने को मिली है, खास करके मीरा भाईंदर में, जो देखने को मिला है कि यहाँ पे नेता जो है वो आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं सत्ता में रहने के लिए। अगर बात करें तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे नरेंद्र मेहता और अभी जो विधायिका थी गीता जैन, इन दोनों के बीच में काफी विवाद देखने को मिला। तो क्या ये विवाद वाकई में सत्ता में रहने को लेकर के है, या लगता है कि ये विवाद कहीं ना कहीं पे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए है? अभी पूर्व आमदार और अभी के आमदार जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप कर रहे हैं। और उनके ये आरोपों में मीरा भाईंदर का विकास, मीरा भाईंदर की सुविधाएं, उनका कहाँ भी उनका जिक्र होता नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत आधार पर ही उन लोग लड़ रहे हैं। और गत 5 साल में मीरा भाईंदर में जो परिस्थिति बनी है धार्मिक और धार्मिक विषय पर, ये बहुत चिंताजनक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा भाईंदर शहर बहुत शांति और अमन का शहर है। उसको मिनी भारत कहा जाता है। भारत के हर क्षेत्र के नागरिक, हर जाति धर्म के यहाँ बसे हुए हैं और बहुत शांति से रहे हैं। लेकिन गत 5 वर्षों में और गत 2 वर्षों में यहाँ बहुत कठिन परिस्थिति हुई है। लोग भय के वातावरण में है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हम समविचारी निरपेक्ष विचारों से हम चलते हैं, और सब 40 वर्ष में मैं सब सामान्य जनता से जुड़ा हूँ। सामान्य जनता का प्यार मुझसे है और उसके ही आधार पर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी आपने जिस तरह धर्म की बात आपने की,
अरुण जी, मैंने देखा है कि आपके साथ में हर वर्ग का, हर धर्म का जो व्यक्ति है, माताएं हैं, बहनें हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठी हैं। और हाल फिलहाल में अगर बात करें, 2 सालों में मेरा बहन की राजनीति में एक नया रूप हमको देखने को मिला है, हिंदू और मुस्लिम का। जिस तरह से नेता जो है यहाँ पर, वो हिंदू मुस्लिम को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि है ये सभी लोग जो है जनता के वोट से जीत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इस कुर्सी पर हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे धर्म की राजनीति की जा रही है, लगता नहीं है कि ये बड़ी ही एक प्रकार की ओछी राजनीति है और कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं लोग। देखिए, गए 5 साल के पहले जो इलेक्शन हुई, उसमें 3 प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे। वो तीनों का अब रिजल्ट देखो तो पूरे शहर से सभी जाति धर्म का उन्हें समर्थन मिला है, वोट मिले हैं। ये वोट मिलने के बावजूद अब जब ये इलेक्शन आया है तो धर्म के नाम पे बंटवारा करके वोट मांग रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि गत वक्त आप उसी धर्म के वोट पाने के लिए कोशिश की, लोगों ने वोट दिया भी, आपको समर्थन भी दिया। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आप उनको धर्म के नाम पे बांट रहे हैं और उनको भय के वातावरण में डाल रहे हो। ये गलत बात है। एक शहर है, वो शांति अमन रहना चाहिए और अपना शहर है, विकसनशील शहर है, और जब तक शांति अमन नहीं रहेगी, विकास नहीं होगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो जब नेता चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो हर किसी के दरवाजे पे जाते हैं। उस वक्त वो हिंदू और मुस्लिम और कोई और, अगर हम धर्म की बात करें या उस तरह के वोटर्स की बात करें, तो वो चीज उनके जहन में नहीं रहती है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे हैं अरुण जी। खासतौर से देखा जाए, स्टेशन के पास का परिसर का जो इलाका है, वहां पर देखने को मिलता है कि रिक्शा स्टैंड जो है बनाया गया है बाकायदा। कई रिक्शा वहां पे आती है, खड़ी होती है, लेकिन वही पास में ही एससी स्टैंड भी है, जहाँ पे लोगों के लिए बस स्टॉप तक नहीं है। और लोग जो है आए दिन वहां पे जब सड़कों पे खड़े रहते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना उनके साथ में होती है, और कई बार लोगों को उसमें अपना पैर तक गंवाना पड़ गया है। तो ये छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं होती है खासकर लोगों के लिए, ये सरकार और जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से नहीं दी जा रही है। क्या लगता है, कितना गुस्सा खास करके मेरा भाईंदर की जनता के अंदर इस तरह के नेताओं के लिए है, खास करके इस तरह के मुद्दों के लिए? 10 सालों में मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर रह चुके हैं। 10 साल में राज्य में भी युति की सरकार रह चुकी है। और जो आपने जो सवाल उठाया है, मीरा रोड स्टेशन के वहाँ बस स्टैंड है, भाईंदर वेस्ट में भी बस स्टैंड है, ईस्ट में भी बस स्टैंड है, लेकिन आप वहाँ देखो तो बस खड़ी रहने की भी जगह नहीं है। जब वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ बस को टर्न मारने को भी जगह नहीं है। और जहाँ दोनों भाईंदर में और मीरा रोड में एसटी का रिजर्वेशन है, प्लॉट है, लेकिन वो प्लॉट आज भी पालिका ने नहीं लेते हुए, अपने कब्जे में नहीं लेते हुए वहाँ डेवलप नहीं किया है, किसी के दबाव में चल रहा है और लोगों को त्रासदी आज भी बरकरार है और लोग त्रस्त है ये ट्रैफिक की समस्या से। वही स्टेशन के उधर बस स्टैंड तो आई है, साथ में अपने प्राइवेट व्हीकल है, रिक्शा स्टैंड है। ये सब जब सुबह और शाम के टाइम भीड़ होती है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को चलने में, बस वालों को टर्न मारने में दिक्कत होती है, और बहुत सी वहां पर दुर्घटनाएं हो चुकी है और आगे भी हो जाएगी। और ये प्रायोरिटी है, जो रहदारी नियमित करना, उनको सुविधाएं देना, लेकिन आज तक के प्रशासन और शासन ने वहां पर दुर्लक्षित है। ये सब हमें लगता है कि ये प्रायोरिटी देना चाहिए मुद्दों पे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही रिजर्वेशन को लेकर के। अभी अभी रिजर्वेशन की बात करें, देखिए रिजर्वेशन अभी हाल फिलहाल में यही आपके नेरा महेंद्र के एक नेता है जिन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें से एक पत्रकार बंधु हमारे से, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि रिजर्वेशन का प्लॉट जो खासतौर से होता है, वो नेताओं को ही डेवलपमेंट के लिए, उनके प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए क्यों मिल जाता है, ये किसी आम नागरिक को क्यों नहीं मिलता? तो ये रिजर्वेशन जो होता है आमतौर पर इतनी आसानी से माना जाता है कि हटाया नहीं जा सकता है। उसके बावजूद नेता उसको हटवा करके अपने आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, कॉलेज खड़ा करते हैं, जिसमें जो रसूखदार लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनके बच्चे जाके पढ़ते हैं। और साथ ही नेता इस तरह की बातें भी करते हैं कि गरीबों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर उस तरह के स्कूल्स में गरीब बच्चों को एंट्री नहीं होती है, ना के बराबर होती है।
तो ये रिजर्वेशन जो है एक मुद्दा बड़ा है, और अगर आप जीत करके आ जाते हैं चुनाव के बाद में, तो इस तरह से जो सरकार द्वारा रिजर्वेशन अलॉटमेंट किया गया है प्राइवेट फर्म्स के लिए, उसके प्रति आपकी किस तरह की कार्रवाई होगी? मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट प्लान में कई सारे रिजर्वेशन रखे थे। इसमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, एसटी डेपो, ये सब रिजर्वेशन है। लेकिन जो अपने प्राइवेट बिल्डरों के जो रिजर्वेशन है वो नहीं लेते हुए वो उनको ही डेवलप करने दिया है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट में भी बहुत सी गलतियां, खमियां रही है। उसके बावजूद वो डेवलप कर चुके हैं। जैसे आपने बताया कि स्कूलों के रिजर्वेशन में जो गरीब विद्यार्थियों को रिजर्वेशन देना चाहिए, उनका भी एक हिस्सा रखना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। हॉस्पिटल में भी मरीजों के लिए एक 10% कोटा रखना चाहिए, लेकिन वो भी रखा नहीं है और उससे पे कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि वो नेता है। आम आदमी को वहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही। अभी आप जिस तरह से हर किसी से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे आपकी पकड़ मजबूत है, जब लोगों से आप मिल रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान, तो किस तरह की उम्मीदें लोगों की आपसे बनी हुई है? किस तरह की बातें, खासतौर से जो बात करें, अगर गरीब लोगों की बात करें जो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप वहां भी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, किस तरह की बातें वो आपके सामने रख रहे हैं? तो अभी बहुत सी झुग्गी झोपड़ी का परिसर मेरा भाईंदर शहर में है। मैं सभी झुग्गी झोपड़ियों को जाके आया हूँ, वहाँ से लोगों को मिला हूँ और वहाँ के महिलाओं से भी मिला हूँ। सभी महिलाओं का एक ही प्रश्न है कि सुबह जो शौचालय है, वो शौचालय एकदम बेकार हाल में है। वहाँ जा नहीं सकते, महिलाओं बाहर और कहाँ जा नहीं सकती है। सभी झोपड़पट्टी में यही शौचालय का मुद्दा है। बहुत ही असुविधा है, लेकिन अपने पालिका और प्रशासन, शासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। ये प्राथमिक मुद्दा है कि ऐसी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और वो देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अरुण जी, इसके अलावा अगर बात करें तो जो फिलहाल राजनीति बेला बंदर में चल रही है और पूरे देश में चल रही है, और जिस तरह से फिलहाल खास करके महाराष्ट्र में जो चुनाव है, उसको लेकर के क्या किसी बड़े नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि आप यहाँ के जाना माना एक चेहरा है, तो जिस तरह से एक तोड़ जोड़ की राजनीति जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, किसी की तरफ से आपको कोई आमंत्रण आया? आ, नेताओं ने डायरेक्ट तो मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट मेरे दोस्तों के मार्फत मैसेज भेजा कि आप क्यों लड़ रहे हो और किसी का नुकसान हो जाएगा, कोई गलत आदमी चुन के आएगा। बात तो सही है, लेकिन मैं खुद जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी के हेल्प करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। उम्मीद करते हैं आप जिस तरह से लड़ने की बात कर रहे हो अरुण जी, और आपकी जो निशानी है, जो मिक्सर ग्राइंडर है, खासतौर से मिक्सर ग्राइंडर को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? जो चुनाव की निशानी आपको मिली है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिली है ये मिक्सर ग्राइंडर, क्या करेंगे इसमें? सभी जो नेता है जो इस वक्त अलग अलग तरह के कारणों को लेकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम या एक घोटाले में लिप्त है, क्या करेंगे मिक्सर में उनको डाल करके आप? मुझे निशानी मिली है मिक्सी, वो 9 नंबर पे है। और वो जो मिक्सी है, जो ये विरोधी है, जो गलत काम कर रहे हैं इतने सालों से, वो मिक्सी में डाल के उनकी चटनी बनाऊंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिश करूँ। आपने हमसे बातचीत की अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चुनाव में खासतौर से मीरा भाईंदर विधानसभा क्रमांक 145 से चुनाव जीतेंगे भी, और जीतने के बाद में जिस तरह की बातें आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के लिए रख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी किस तरह से सेवा करेंगे, आने वाले दिनों में जीतने के बाद में आप अपनी इस बात पर अटल रहते हुए अपने वो सारे कार्य करेंगे जिसकी जरूरत खास करके मीरा भाईंदर की जनता के लिए है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।